व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हम लोगों ने द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से लिया है, जो 14 अक्टूबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है रेडीइंग द ग्राउंड। यदि आज के एडिटोरियल को हम समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी कार्ड्स एक अच्छा कदम है, लेकिन वास्तविक आवश्यकता निश्चित स्वामित्व या कंक्लूसिव टाइटलिंग की है। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3 और मूलतः उसे लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। स्वामित्व योजना के तहत 1 लाख किसानों को संपत्ति कार्ड या प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान करना निश्चय ही देश के भूमि स्वामित्व की स्थापना की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। प्रॉपर्टी कार्ड का वितरण करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि उन्हें इस कार्ड से अपनी भूमि पर ऋण या क्रेडिट प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त होगी। अब थोड़ी सी जानकारी जरा स्वामित्व स्कीम के बारे में प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, स्वामित्व स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के अंडर लिया गया एक इनिशिएटिव है। इस स्कीम को इस साल 24 अप्रैल, जिस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, उस दिन लॉन्च किया गया था। अगर हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो इस प्रोग्राम को 6 राज्यों में इंप्लीमेंट किया गया है और वो 6 राज्य हैं हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। अर्थशास्त्री हर्नांडो डी सेटो ने लगभग 3 दशक पहले अनुमान लगाया था कि असुरक्षित संपत्ति अधिकार के कारण विश्व का लगभग 80% अवपूंजीकृत है। आप ये समझिए कि देखिए, 3 दशक पहले सन 1997 में एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था हर्नांडो डी सोतो। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि जमीन का जो संपत्ति अधिकार है वो सही तरीके से देशों के पास ना होने के कारण लगभग जो 80% एरिया है वो अंडर कैपिटलाइज्ड है, अवपूंजीकृत है, उस पर कोई काम नहीं किया जा पा रहा है। और सिर्फ एकमात्र कारण क्या? असुरक्षित संपत्ति अधिकार, जानकारी नहीं है, सही तरीके से रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं है जमीनों के, ये वजह है। उन्होंने एक और आकलन दिया कि भाई जो विकासशील और अल्प विकसित देश हैं, सन 1997 में लगभग 9.3 ट्रिलियन डॉलर, और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो लगभग 15 ट्रिलियन डॉलर की ये जो संपत्ति है ये एकदम मृत रूप में है, मृत पूंजी है, मतलब कोई काम नहीं आ रही है वो पूंजी। हालांकि स्वामित्व स्कीम को अभी केवल पहला कदम ही माना जा सकता है। अंतिम स्थिति निश्चित या निर्णायक स्वामित्व, कंक्लूसिव टाइटल सौंपने की होगी। देखिए, अब जब यहां पे बात होती है कंक्लूसिव टाइटल, तो होते क्या हैं? ये जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, निश्चित या निर्णायक स्वामित्व, ये होता क्या है? देखिए, ऐसा समझिए कि ये जो निश्चित या फिर निर्णायक स्वामित्व है, ये जो स्टेट है, स्टेट द्वारा गारंटी किए गए टाइटल्स हैं, स्वामित्व हैं, और यहां पर जो राज्य है वो इस चीज को पूरे तरीके से निर्धारित करता है कि ये जो अधिकार है वो पूरे तरीके से सही है, और यदि किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है उस संपत्ति को लेकर के, तो उस केस में जो कंपनसेशन होगा वो सरकार अपनी तरफ से उस व्यक्ति को देगी। अब ये जो निर्णायक संपत्ति अधिकार सिस्टम है, ये कई सारे राज्यों में इसको अडॉप्ट किया गया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, सिंगापुर इत्यादि। इससे पहले कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ी सी जानकारी जरा स्वामित्व स्कीम या स्वामित्व योजना के बारे में प्राप्त कर लें। स्वामित्व का मतलब है यहां पे सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इंप्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। यहां पे इस स्कीम का जो मूलतः जो एम है वो ये है कि भाई
जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं पूरे देश में, खास तौर से मूलतः यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं रूरल रीजन की, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके संदर्भ में, वहां पे एक एक प्रॉपर्टी को वैलिडेट किया जाए। ये एक कंबाइंड एफर्ट है जो पंचायती राज्य जो मंत्रालय है उनके द्वारा, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट और सर्वे ऑफ इंडिया, इन सभी ने मिलकर के इस इनिशिएटिव को शुरू किया है। देखिए, इसमें काम जो किया जाएगा वो कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि जितनी भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी वहां पे जमीनें हैं, सबकी मैपिंग की जाएगी ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से। और एक और इनिशिएटिव है जिसका नाम है CORS, वो है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। उनकी मदद से जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो जमीनें हैं सबको सही तरीके से मैप किया जाएगा और उसका एक डेटा बनाया जाएगा। साथ ही साथ ये जो मैपिंग होगी ये पूरे के पूरे देश में होगी एक चरणबद्ध तरीके से। पूरा जो ड्यूरेशन है वो लगभग 4 साल की ड्यूरेशन बताई गई है, जो कि 2020 से लेकर के 2024 तक चलेगी। अब इस योजना के फायदे क्या होंगे? देखिए, जो सबसे पहला जो फायदा होगा वो ये होगा कि भाई प्रॉपर्टी जो है उस प्रॉपर्टी पर किसका राइट है, इसमें एक कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि ये जमीन इस व्यक्ति की है, हमें उस बारे में पूरी की पूरी एक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ एक प्लानिंग करने का जो तरीका होगा कि किस तरीके से प्लान करना है किसी भी एक रीजन में, वो काफी बेहतर हो जाएगा। साथ ही साथ रेवेन्यू कलेक्शन जो है रूरल एरिया से वो भी बढ़ने के आसार हैं। अब इस स्कीम से एक और जो बेनिफिट बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि भाई ये जो ग्राम पंचायत के जो विकास प्लान होते हैं, जिसको हम लोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स भी बोलते हैं, उनको हम लोग बेहतर तरीके से फ्रेम कर सकेंगे जब हमारे पास प्रॉपर मैप्स होंगे जो हमको इस स्वामित्व योजना से मिलेंगे। ग्राम पंचायत जो है ये उनकी जिम्मेदारी है पूरी की पूरी। अगर हम लोग बात करें कि किसी भी तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस की अगर हम लोग बात करें, एक पर्टिकुलर पंचायत के दायरे में जो हिस्सा आता है ये उनकी जिम्मेदारी है। और साथ ही साथ इसको ध्यान में रखते हुए जो ग्राम पंचायतें हैं वो अपने अनुसार, अपने हिसाब से, अपने अपने एरियाज में जो डेवलपमेंट कार्य हैं उनको शुरुआत उनकी करवा सकते हैं और सही तरीके से सब तक उसका फायदा पहुंचे, इसको भी इंश्योर करा सकते हैं। पृष्ठभूमि देखते हैं क्या थी। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में DC वाधवा समिति ने ऑस्ट्रेलिया में प्रचलित टॉरेंस सिस्टम पर आधारित भूमि स्वामित्व पर बल दिया, जहां उस स्थिति में राज्य द्वारा मुआवजा देने का प्रावधान है यदि प्रदत्त भूमि स्वामित्व को सफलतापूर्वक चुनौती दी जाती है। देखिए, अब सबसे पहले जरूरी है कि ये टॉरेंस सिस्टम है क्या, थोड़ा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, टॉरेंस सिस्टम जो है वो लैंड रजिस्ट्रेशन का और लैंड ट्रांसफर का एक सिस्टम है जहां पर राज्य एक तरीके का डेटा बनाता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है सारी की सारी जमीनों का, और वो एक तरीके से एक एविडेंस की तरह काम करता है कि ये जो जमीन है ये किसी जिस व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड होगी उस सिस्टम में, ये जमीन उसी व्यक्ति की ही कहलाई जाएगी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके का प्रमाण है कि हाँ, ये व्यक्ति ही इस जमीन का मालिक है। अब देखिए, होता क्या है, कई बार ये समझने वाली चीज है कि भाई ये जो हमारे यहां जरूरत है वो इस चीज को लेकर के है, क्योंकि हमारे यहां पे यदि हम लोग बात करें जो सिविल केसेस हैं वो लगभग 2/3 केसेस हैं इन नंबर्स। अगर कोर्ट में हम लोग केसेस जाकर के देखें तो वो लगभग 2/3 आपको मिलेंगे मामले ऐसे। तो ये अगर इस तरीके का प्रोविजन जो है इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा सजेशन जो है DC वाधवा कमेटी ने प्रस्तुत किया था सरकार के साथ। अब ये जो टॉरेंस टाइटल, ये जो है, ये नाम जिन्होंने दिया था इसको सर रॉबर्ट रिचर्ड टॉरेंस, उनके नाम पे डिराइव्ड है। शुरुआत में जब रिचर्ड टॉरेंस ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो इसका नाम था प्राइवेट मेंबर्स बिल, लेकिन बाद में जब इसका अनुसरण किया गया तो इसका नाम बदल करके रखा गया रियल प्रॉपर्टी एक्ट 1858। देखिए, 1998 में भी ऐसा ही एक इनिशिएटिव भारत सरकार ने भी लिया था जिसको हम लोग भूमि रिकॉर्ड आधुनिकरण योजना के नाम से जानते हैं, और बाद में इसी स्कीम को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए सन 2008 में यूपीए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी, एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम था राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकरण कार्यक्रम, नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। लेकिन ये इनिशिएटिव लेने के बावजूद आज भी हम लोग पूर्ण डिजिटलीकरण की स्थिति प्राप्त नहीं कर सके हैं।
डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम का डैशबोर्ड दर्शाता है कि देश भर के 90.1% गांवों में भूमि रिकॉर्ड डिजिटल कर दिए गए हैं। देखिए, यदि हम लोग डेटा देखते हैं तो भाई नंबर्स जो हमारे सामने आते हैं वो तो बहुत ही प्रॉमिसिंग हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई लगभग 90.1% गांवों में जो भूमि के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको पूरा डिजिटलाइज कर दिया गया है। लेकिन अगर हम लोग और गौर से इसको देखें तो यहां पे हमें कई सारी कमियां दिखेंगी। जैसे कि विश्लेषण से पता चलता है कि 61% गांवों ने ही उत्परिवर्तन रिकॉर्ड या म्यूटेशन रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण किया है। अब यहां पे समझिए, ये म्यूटेशन रिकॉर्ड होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देखना हमें जरूरी है। अब यहां पे यदि हम लोग म्यूटेशन रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो हम कह सकते हैं कि भाई म्यूटेशन रिकॉर्ड होता क्या है। इस रिकॉर्ड से किसी भी लोकल म्युनिसिपल बॉडी में एक प्रॉपर्टी को लेकर के जो भी चेंज या ट्रांसफर हुआ है, जो भी नाम चेंज या प्रॉपर्टी किसी के नाम पे की गई है या किसी ने खरीदा है या किसी ने बेचा है, वो पूरा का पूरा अपडेटेड डेटा जो है वो जब किसी म्युनिसिपल बॉडी के पास होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन रिकॉर्ड। अब ये जो टाइटल की जो ओनरशिप है ये अलग अलग केसेस में, मतलब कब बदल सकती है टाइटल की ओनरशिप, जो मालिकाना हक है वो कब बदल सकता है। कई सारे कारण है, जैसे जो भूमि का जो जमीन, उस प्रॉपर्टी का जो मालिक था, मान लेते हैं उसकी मृत्यु हो गई तो वो जमीन जो है अब आगे जिसके नाम भी वो लिखी गई है उस तक पहुंचेगी। या कई बार ये होते हैं कि किसी को जमीन जो है वो विरासत में मिलती है, या कई बार ये होता है कि भाई खरीद फरोख्त की जाती है, जमीन को बेचा गया या जमीन को खरीदा गया। अब ये सारा का सारा जो अपडेट करने का जो पैटर्न होता है उसको हम लोग कहते हैं म्यूटेशन रिकॉर्ड्स। यहां पे ये देखने वाली बात है कि केवल 61% गांवों में हम लोगों ने देखा है कि भाई पूरा का पूरा जो जमीन से संबंधित जो डेटा है वो अपडेटेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई बाकी बचे हुए जो 39% जो गांव हैं वहां पे भले ही लैंड रिकॉर्ड तो आपने डिजिटलाइज कर दिए, लेकिन आपने जो मालिकाना हक है वो पूरा का पूरा सही तरीके से अपडेट अभी तक नहीं किया है। साथ ही साथ केवल 41% गांव के पास ही भूमि अधिकारों का एक स्पष्ट रिकॉर्ड है, जबकि केवल 40% मामलों में ही मानचित्र को भी संलग्न किया गया है। यह भी देखने वाली बात है कि लगभग 41% गांव ही केवल ऐसे हैं जिनके पास एक कंप्लीट प्रॉपर डेटा हमारे पास हमको देखने को मिलता है, और उसमें भी उस 41% में भी केवल 40% ऐसे हैं जिन्होंने डेटा के साथ साथ उस प्रॉपर्टी का एक मानचित्र मैप भी लगा करके रखा है। अगर हम लोग यहां पे बात करते हैं, केवल 11% गांवों में ही सर्वेक्षण का कार्य पूरा हुआ है। 2019-20 के NCAER भूमि रिकॉर्ड। अब NCAER ये क्या है? तो ये है आपका नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड एंड इकोनॉमिक रिसर्च। इसके गवर्निंग बॉडी के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है नंदन नीलकनी, और जो इसके करंट जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम है डॉक्टर शेखर शाह। इस काउंसिल की स्थापना जो है वो 1956 में हुई थी। यदि उनके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने ये कहा कि जिन भी राज्यों ने भूमि सुधारों को लागू किया है अपने यहाँ पे, उनके यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स का जो डिजिटलीकरण है वो काफी बेहतर है। यदि हम लोग बात करते हैं कि भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता, उन्होंने एक डेटा प्रस्तुत किया है, उस भूमि रिकॉर्ड की गुणवत्ता में अगर हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश जो है वो सर्वोच्च स्थान पर आता है। अब आगे का रास्ता, प्रॉपर्टी कार्ड ऋण या क्रेडिट दिलाने में सहायता कर सकती है, लेकिन स्पष्ट स्वामित्व के बिना बड़े पैमाने पर काश्तकारी या भू धारण जिसकी परिकल्पना नए कृषि भूमि सुधारों के अंतर्गत की गई है तब तक संभव नहीं होंगे जब तक कि केंद्र एक व्यापक भूमि स्वामित्व कानून लागू नहीं करता। देखिए, प्रॉपर्टी कार्ड तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे हमारे किसान भाइयों के लिए, लेकिन हमें यह देखना है कि सरकार ने हाल ही में जो नए फार्म बिल इंट्रोड्यूस किए हैं, यदि सरकार चाहती है कि वो सही तरीके से काम करें तो ये सरकार को, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी कि वो जल्द से जल्द एक बहुत ही व्यापक भूमि स्वामित्व कानून को लागू करें, इंट्रोड्यूस करें, लेकर के आए उसे। 2009 में वित्तीय सेवा समिति की सिफारिशों के बाद 2011 और 2013 में ऐसा हुआ था। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पे खुद के स्वयं के कानून लागू किए हैं। देखिए, 2011 में भी इस बारे में चर्चा की गई और कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, 2013 में भी इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन हमारे पास कुछ कॉन्क्रीट, कुछ सॉलिड हमारे पास नहीं आ पाया।
कुछ राज्यों ने अपने स्तर पे इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ कानूनों को लागू किया है, जैसे महाराष्ट्र हो गए, राजस्थान हो गए। ओके, देखिए जब तक केंद्र एक स्वामित्व कानून नहीं लाएगा तब तक जो स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिलेगा। अब कुछ इनिशिएटिव्स जो केंद्र सरकार ले सकती है, जैसे कि यदि हम लोग बात करें तो सरकार जो है वो फास्ट ट्रैक भूमि विवाद अदालतों की स्थापना कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 2/3 मामले हमारी कोर्ट्स में वो जमीन संबंधित, लैंड डिस्प्यूट संबंधित हैं। तो सरकार क्या कर सकती है कि भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट्स इन मामलों को सुलझाने के लिए इस्टैब्लिश कर सकती है। साथ ही साथ हम लोग ये देख सकते हैं कि जैसा ऑस्ट्रेलिया में टॉरेंस मॉडल है, कुछ ऐसा मॉडल हमारे यहां पे इंट्रोड्यूस किया जाए, या फिर जो रेरा अधिनियम है उन्होंने भी अपनी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी। अब रेरा अधिनियम है क्या? हम लोग यदि बात करें रेरा एक्ट, तो रेरा एक्ट का मतलब है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। पार्लियामेंट ने इसको सन 2016 में पास किया और 2017 से ये इफेक्ट में आया है। देखिए जो प्राइमरी उद्देश्य है इस रेरा एक्ट का वो ये है कि वो घर खरीदने वालों और साथ ही साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट और बढ़ सके, उसको बूस्ट करने की कोशिश है। किस तरीके से ये किया जा सकता है? सिर्फ एक मात्र तरीका, वो है भाई आप पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें सेल और परचेज, मतलब किसी भी तरीके की बिक्री या खरीद जो हो रही है रियल एस्टेट में, उसकी जो पूरी की पूरी जो सिचुएशन है वो लोगों के सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रहे, एफिशिएंट रहे। भूमि सुधारों को अब और नहीं टाला जा सकता, विशेष रूप से जबकि भूमि विवादों, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिविल मामलों के लगभग 2/3 भूमि विवाद से संबंधित हैं, से न्यायालयों का बोझ बढ़ता ही जा रहा है। देखिए अब अगर हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो अब हम लोग नुकसान की सिचुएशन में ही आगे बढ़ेंगे। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वो भूमि सुधारों को इंट्रोड्यूस करें। आज के एडिटोरियल से संबंधित कुछ प्रश्न, प्रारंभिक परीक्षा में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछा जा सकता है स्वामित्व योजना क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एम क्या है, जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, कौन सी है, साथ ही साथ पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। यहां पे एक चीज आपको देखने वाली बात है, हम लोगों ने एक चीज का जिक्र किया था, वो था नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, NLRMP। थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में आप प्राप्त कर लीजिए। सन 2008 में इसे लॉन्च किया गया था और जो एम इसके साथ एसोसिएटेड थे वो पहला कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो भूमि के जो रिकॉर्ड हैं सबको मॉडर्नाइज किया जाए प्रॉपर मैनेज तरीके से। एक और जो इस प्रोग्राम का एम था वो ये था कि भाई किसी भी तरीके के प्रॉपर्टी या लैंड डिस्प्यूट्स को कम से कम किया जाए, जितना हो सके उतना घटाने की कोशिश की जाए। साथ ही साथ एक तरीके की पारदर्शिता लाई जाए, जो पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पे खरीद फरोख्त का जो तरीका है और साथ ही साथ जो जमीन को एक तरीके से आप कह सकते हैं जो रिकॉर्ड्स बनाए जाएं उसमें 100% तरीके की एफिशिएंसी हो, 100% तरीके की ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा का पूरा पारदर्शी होना चाहिए सब कुछ। तो ये है आपका NLRMP। साथ ही साथ आज ही के एडिटोरियल से संबंधित मेंस पे बेस्ड जो सवाल पूछा जा सकता है या जो बन सकता है वो कुछ इस तरह है कि भारत में भूमि सुधार न केवल कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता उन्मूलन के लिए भी महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को आज का एडिटोरियल एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।